हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और आज हम लोग जो वीडियो फिर से आज करने वाले हैं वो है हम लोगों की आरटीसी सीरीज़ की वीडियो। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आज करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है इस सीरीज़ को, आपको बहुत पसंद आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस और आने भी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूँ, चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज़ भी आ जाएंगे। बहुत सारे आरटीसी के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में 5 आउट ऑफ 5 आपको आरटीसी में मिले, एंड इट इज़ एक्चुअली 10 आउट ऑफ 10। दो क्वेश्चंस आएंगे आरटीसी के, 5 मार्क्स का एक होगा, 5 मार्क्स का दूसरा होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों की हम लोग इन आरटीसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। चैप्टर वाइज आरटीसी में आपको करा रही हूँ। कई सारे चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के हम कर चुके हैं, कई सारे चैप्टर्स जो हमारी दूसरी बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसकी हम लोग कर चुके हैं, और आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट फ्लाइट का है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 चैप्टर है आपका द ब्लैक एरोप्लेन। राइट, पैराग्राफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चों, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, इसी के अंदर है ना। देन फैक्ट बेस तो है ही है, फैक्ट बेस तो आपको करना ही पड़ता है, तो वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, मज़ा आएगा करने में। तो चलिए करते हैं अभी हम लोग इस वीडियो की शुरुआत, पढ़ना शुरू करते हैं ये वाला आरटीसी। ठीक है, चलो। सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ओके, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, फ्लाइट बड़ी ईजी थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। हमारा जो पायलट है उसकी आवाज़ है, मतलब वो नरेट कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि इजी फ्लाइट थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, सब कुछ ठीक था। पेरिस बस 150 किलोमीटर बिहाइंड मेरे से निकला है, और तभी मैंने क्लाउड को देखा। स्टॉर्म क्लाउड थे वो, क्या थे? स्टॉर्म क्लाउड थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो अभी यहाँ देखते ही पायलट को पता चल गया है कि वो बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहा है स्काई के ऊपर, मतलब स्काई में माउंटेन दिखाई दे रहा है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई एंड ओवर देम। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक आंसर होगा बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है कि आई नो, मुझे पता था, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई, मैं फ्लाई कर ही नहीं सकता इनके ऊपर से और इनके साइड से निकलकर, पॉसिबल ही नहीं है ओवर द माउंटेन्स, बेसिकली ब्लैक क्लाउड्स के ऊपर से निकलकर जाना, मुझे पता था मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और फ्लाई अराउंड मतलब दूर से कहीं और से निकल के जाना, सीधा सीधा ना जाके कहीं और रास्ते से जाने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो बोल रहे हैं मेरे पास फ्यूल भी नहीं था, मुझे ये भी पता था ना, तो मैं नॉर्थ जा सकता था ना साउथ जा सकता था, क्या करें? वापस बोलो भाई। ही वॉज सपोज टू टेक अ यू टर्न, बट उसने वो नहीं लिया। ही एक्चुअली वेंट इन टू द स्टॉर्म द क्लाउड्स अहेड। ठीक है, सो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे जाना तो चाहिए। ऑट टू देखो शुड का साउंड दे रहा है यहाँ पे, है ना। जाना तो मुझे पेरिस था, आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, बट मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो खाना खाना था, ब्रेकफास्ट, आज इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था फैमिली के साथ। सो आई विल टेक द रिस्क, मैंने डिसाइड किया मैं तो रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। क्लियर है? काफ़ी सारे पॉइंटर्स आपको यहीं क्लियर हो गए होंगे बच्चों इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में। क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, मीम बेस पर है। देखो मीम का क्या मतलब होता है कि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा फेमस है मीम। इनफैक्ट मैंने तो सुना है मीम के मतलब सुना क्या है मुझे पता ही है, मीम के बहुत सारे जॉब्स ऑफर भी आते हैं अब तो, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ मीम। तो ये एक तरीके से अपना सोशल मीडिया का ही इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आए और आप किसी भी बात को मीम के थ्रू बोल पाएँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये मीम है, ओके। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द मीम विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अगर आपने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ठीक है, अगर आपने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, तो इसके ऊपर एक मीम अगर आपसे बनाने को कहा जाए तो आप क्या बनाएंगे? आप पोस्टर नहीं बना रहे हो। अगर आप पोस्टर बना रहे होते तो आप आंसर लिखते इट्स ऑलमोस्ट टू इजी, ये तो बड़ा इजी है, ये तो हो जाएगा। अगर आप पोस्टर बना रहे होते तो ये आंसर होता, जो लिखा हुआ है एज इट इज। आपको मीम बनाना है, मतलब कि उसके ऊपर मजाक बनाना है, तो आप बोलेंगे भाई थोड़ा जल्दी नहीं बोल रहा है, मतलब कि उसने कहा था इट वॉज एन ईजी फ्लाइट,
उसने बोला इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और तुरंत बाद ही वो स्टॉर्म के अंदर घुस गया। तो अभी तो शुरू हुई थी जर्नी, इतनी जल्दी क्यों बोल दिया इजी फ्लाइट? सो यू स्पोक टू सून, थोड़ा जल्दी बोल दिया तुमने, क्योंकि उसके बाद ही कांड होना शुरू हो गया था पायलट के साथ, राइट? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? तो मीम बनाना होगा आपको, तो आपको देखना रहेगा कि किस बेस पर ये मीम बनाया जाए। तो ये आंसर नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क द नरेटर टुक? नरेटर ने जो रिस्क लिया है इसमें, या जो पायलट ने जो रिस्क लिया है इस चैप्टर के अंदर, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वर्ड्स आपके सामने हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लिया, मतलब उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं वहां जाऊंगा, इतना फ्यूल है, इतने फ्यूल में वहां तक पहुंच जाऊंगा और बच जाऊंगा, ऐसा कुछ किया था। इम्पेचुअस रिस्क लिया था, विदाउट थिंकिंग, कुछ सोचा समझा नहीं, बस घुस गया क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट खाना था। नंबर 3 अनअवॉइडेबल, कुछ ऐसा रिस्क था जिसको अवॉइड कर ही नहीं सकते थे, मतलब ये रिस्क तो लेना ही लेना था। नहीं, रिस्क लेना ही लेना नहीं था, वो वापस भी जा सकता था, बट ही डिडंट चूज दैट वे, राइट? नाउ नेविगेबल था, मतलब नेविगेट करके पहुंच ही जाता और हो जाता, मतलब ठीक ठाक ही रिस्क था, बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं थी। तो तीनों में से आपको, चारों में से आपको पता है कौन सा आंसर करेक्ट है? वो बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं और स्ट्रेट स्टॉर्म में चला गया, राइट? तो थोड़ा सा कैरीड अवे हो गया बाय द डिजायर ही हैड। ठीक है जी, 2 क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन वॉट वे माइट द रेफरेंस टू द डेकोटा इज ओल्ड बी रेलेवेंट? हमने डेकोटा को ओल्ड क्यों बोला? डेकोटा प्लेन को ओल्ड क्यों बोला है? ओल्ड डेकोटा शोर कर रहे हैं ना कब से हम लोग, तो हम इसको ओल्ड क्यों बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है। इट इज एम्प्लॉयड बाय द नरेटर एज अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट। अच्छा पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इट्स एंटिक वैल्यू मेड इट एक्सपेंसिव एंड प्रेशियस टू द नरेटर। तो बोला जा रहा है ये ओल्ड डेकोटा इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा एंटीक था, दिखने में थोड़ा नया नया सा था, इसीलिए इसको ओल्ड डेकोटा बोला गया। क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, एंटीक से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। इट इज एम्प्लॉयड बाय द नरेटर एज अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, मतलब बहुत ही, उसको बहुत ज्यादा लगाव था अपने डेकोटा से, तो उसने उसको ओल्ड डेकोटा बोल दिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। इट डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द स्टॉर्म क्लाउड, इसीलिए इसको ऐसा बोला, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। अब फ्यूल नहीं होगा तो उसको ओल्ड थोड़ी बोल देंगे, कोई सेंस नहीं बन रहा ना इसमें। इट्स अबिलिटी टू नेगोशिएट द स्टॉर्म क्लाउड्स माइट हैव बीन सस्पेक्टेड। जब वो उसको ओल्ड डेकोटा बोल रहा है, उसको ये पहले से ही पता था कि मेरा जो ओल्ड डेकोटा है ये इतना ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, अब इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, पुराने टाइप से बना हुआ है, और इस तरीके के स्टॉर्म के अंदर हो सकता है ये काम करना बंद कर दे। क्योंकि अभी अगर आप देखो, हमें पता है कि आसमान में आप जब उड़ रहे हैं, स्काई के अंदर जब आप मतलब जब आप फ्लाई कर रहे हैं, ऐसे मोमेंट में इस तरीके के केसेस तो होंगे ही। तो हमको इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपने प्लेन्स के अंदर रखनी चाहिए कि चाहे कितना भी बड़ा स्टॉर्म आए या कुछ भी आए, मतलब ऑल कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे पास में जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से वर्क कर पाए, इतनी कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, इसको पता था कि स्टॉर्म के अंदर कनेक्टिविटी बिल्कुल चली जाएगी, रेडियो भी काम करना बंद कर दिया, कंपास भी काम करना बंद कर दिया, तो स्टॉर्म के अंदर हम अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाए, मतलब अच्छे से उसको डील नहीं कर पाए। सारा जो ओल्ड डेकोटा है वो बिल्कुल बंजर हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। तो करेक्ट आंसर यही होगा इसका जी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाप रे इतना बड़ा चल इसको रीड करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, 80% बच्चे इसका आंसर गलत लिख कर आए थे जब ये पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी अभी जिस तरीके से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो उसको पहले देख लेते हैं। सेंटेंस को पढ़ना है और एग्जैक्टली बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है वगैरह वगैरह। 3 सेंटेंस है, पहले इनको देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, द नरेटर्स डिजायर टू रीच होम एंड सी हिज फैमिली मेड हिम कॉम्प्लिसेंट। नरेटर की जो डिजायर थी अपनी फैमिली से मिलने की, नरेटर्स डिजायर टू रीच होम एंड सी हिज फैमिली मेड हिम कॉम्प्लिसेंट, ये उसको एक सेटिस्फेक्शन पहुंचा रही थी, ये वाली फीलिंग। कॉम्प्लिसेंट इज सेटिस्फाइड होना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन टाइप से। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि राइटर हॉलीडे पर जाना चाहता था और ब्रेकफास्ट करना चाहता था, और इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिख रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये लिख रहा है कि मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था। आई ऑट टू गो टू पेरिस बैक आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर जाना था, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट खाना था, ये लाइन है। सो उसको घर जाना था और ब्रेकफास्ट करना था।
अब इस बात से हम ये बोले कि उसको अपनी फैमिली से मिलना था, ये चीज़ हमें एक्चुअल में नहीं बताएगी। हमें क्या पता घर जाके उसको क्या करना है, घर जाके हो सकता है बस वो खाना ही खाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो रीच होम इज़ करेक्ट, बट फैमिली से मिलने वाली पॉइंट हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि थी कि नहीं थी। Question statement number 2. The narrator was unaware of the threat that the adversarial storm could be presented. तो जितने भी adversarial situations हमारी हुई है ना स्टोम को लेके, क्या नैरेटर उनको लेके अनअवेयर था? क्या नैरेटर को ये पता था कि स्टोम आगे है और खतरा है? एडवर्स सिचुएशन मतलब बहुत बुरी सिचुएशंस होने वाली हैं, क्या वो इस बात से अनअवेयर था या अवेयर था? वो ऑलरेडी अवेयर था, उसको तो पता था, लिखा हुआ है ना पैराग्राफ में, अभी अभी हमने इस चीज को पढ़ा। नैरेटर बोलता है कि आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता है कि ना तो मैं उनके ऊपर उड़ सकता हूँ ना ज़्यादा उधर उधर जा सकता हूँ, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। सो मैंने क्या किया, मैंने सीधे स्ट्रेट उसमें स्टोम में मैं ले गया। ठीक है, तो अभी उसको ये भी पता है कि वो ब्लैक माउंटेन है, एकदम ह्यूज मेरे सामने दिख रहे हैं, तो खतरा उसको पता चल गया था, अनअवेयर नहीं था वो। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है द नैरेटर वाज अनअवेयर, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट हमें पता नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट हमारे लिए गलत है। द नैरेटर्स डिसीजन मेकिंग वाज क्वाइट क्विक बट इररिस्पॉन्सिबल एज वेल एज डेंजरस। नैरेटर ने जो डिसीजन लिया वो क्विक तो था, ऑब्वियसली था, लेकिन डेंजरस था, यस। इररिस्पॉन्सिबल था, यस। बिल्कुल गलत किया उसने। अब देखो ऐसे में हमको क्या करना है, हो सकता है आप तीनों चारों में बार बार ढूंढने में गड़बड़ कर जाओ, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली जिस चीज़ के लिए आप श्योर हो उसको आपको ढूंढना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में। मतलब कि मुझे ये पता है कि मेरा थर्ड वाला बिल्कुल सही है ना, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ ये सही है कि नहीं, हो सकता है ये लाइन गलत हो सकता है ये सही हो सकता है लिखा हो इट कैन नॉट बी इन्फर्ड, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगी। मैं पहले थर्ड वाला मैं श्योर हूँ कि भाई वो डेंजरस और इररिस्पॉन्सिबल एक्ट उसने किया, ये मैं श्योर हूँ, पहले मैं इसको ढूंढूंगी। तो मैं देखूंगी थर्ड इज ट्रू कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट थर्ड कैन नॉट बी इन्फर्ड, ये मेरा आंसर है ही नहीं, ए मैंने बिल्कुल काट दिया। स्टेटमेंट सेकंड कैन नॉट बी इन्फर्ड, स्टेटमेंट 1 एंड थर्ड आर ट्रू, ये थर्ड को ट्रू बता रहा है, तो मैं अभी इसको रखूंगी साथ में। स्टेटमेंट 1 कैन नॉट बी इन्फर्ड, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू, ये भी थर्ड इज ट्रू को बता रहा है, तो मैं इसको भी रखूंगी साथ में, और ये भी थर्ड इज ट्रू को बता रहा है, इसको भी रखूंगी। तो इन तीनों में थर्ड ट्रू है, तो देखो साफ सी बात है थर्ड तो वैसे भी ट्रू है ही है। ठीक है, अब हमें ये पता है जो हमारा सेकंड वाला है वो बिल्कुल गलत है, अनअवेयर वर्ड से हमें पता चल गया। अब जहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, अब हम उसको चूज करेंगे। स्टेटमेंट एंड सेकंड आर फॉल्स, फर्स्ट एंड टू दोनों इसने फॉल्स बताए हैं, ये हमारा सही है। इसमें लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी इन्फर्ड, तो ये अब हमने काट दिया, अब हमारा ये भी आंसर नहीं है, ये दोनों अब हम नहीं देखेंगे, हमें थर्ड फोर में से चूज करना है। थर्ड में लिखा हुआ है फर्स्ट इज कैन नॉट बी इन्फर्ड, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड थर्ड इज ट्रू, इसने भी बोला है सेकंड इज ट्रू। अब हमारा बचा फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड तो क्लियर है, ये बोल रहे हैं फर्स्ट कैन नॉट बी इन्फर्ड और ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। अब ये फॉल्स तो नहीं है बात पूरी तरीके से, क्योंकि घर तो उसको जाना था, लेकिन फैमिली वाला पॉइंट हमारा क्लियर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 1 कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ। अच्छे से मतलब कि एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल है सेंटेंस में कि वो फैमिली से मिलने जाना चाहता था कि नहीं, इस पैराग्राफ में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फॉल्स तो हम इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ था कि नहीं, और स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है और थर्ड हमारा ट्रू है। दिस इज हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस, तो हमारा सी आंसर यहाँ पे होगा। तो अगर आपको ऐसा कभी भी कंफ्यूजन लगे ना, तो आप क्या करो ना, एक एक करके जो जो श्योरिटी है वैसे वैसे मार्क्स कट करते जाओ, पॉइंट्स कट करते जाओ, इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपको ढूंढने में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक बिलो। रिस्क अगर सिमिलर है रिस्की से, तो एक और एनालॉजी आपको बतानी है जो मैच करेगी। तो रिस्क इज रिस्की है ना, रिस्क इज अ नाउन बच्चों एंड रिस्की इज एन एडजेक्टिव। क्या बोलते हो, सही बात है ना, रिस्की एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ये तो बड़ा रिस्की है, सिचुएशन रिस्की है, सिचुएशन की क्वालिटी होगी कि वो रिस्की है ना, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सो इफ रिस्क इज रिस्की देन डेंजर इज डेंजरसली, डेंजरसली तो एडवर्ब है, पैरल इम्पैरल ऑपोजिट तो नहीं बताया, कॉशन प्रिकॉशन वो भी क्या कहते हैं उसको, आगे लगा देना प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी नहीं है। सो अभी क्या बचा हमारे पास में, हैजार्ड एंड हैजार्डस। हैजार्ड इज नाउन, हैजार्डस इज एडवर्ब। बढ़िया, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी
ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस। इसका जो एक्चुअल आंसर रहेगा वो आपका बी वाला रहेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। पांचों क्वेश्चंस हमने कर लिया। आप मुझे बताओ जल्दी से, हाउ मच डिड यू गेट इन योर चैट सेक्शन इन दिस क्वेश्चन, हाउ मच डिड यू गेट, आप मुझे बताएंगे। एंड मैं आपको फिर एक और आरटीसी कराती हूँ बढ़िया वाला, मिलूंगी उस वाले वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।